हेलो एवरीवन। आज डेट है 13 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि आल्प्स माउंटेन को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था नेगेव डेजर्ट को लेकर के। तो नेगेव डेजर्ट को अगर हम मैप में व्यू करें, इजराइल कंट्री के सर्दर्न पार्ट पर नेगेव डेजर्ट एग्जिस्ट करता है और नेगेव डेजर्ट के सर्दर्न पार्ट पर गल्फ ऑफ अकाबा लोकेटेड है। ये जो नेगेव डेजर्ट है, यहाँ पर 1200 ईयर्स ओल्ड मॉस्क्यू के रिमेन्स देखने को मिले, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। तो ये नेगेव डेजर्ट की लोकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और न्यूज़ रिलेटेड है एमबीबीएस का कोर्स जो हिंदी लैंग्वेज में स्टार्ट किया गया है। और इसी को लेकर के मध्य प्रदेश स्टेट हमारे इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है, जहां पर इसी साल में, मतलब ये एकेडमिक ईयर है, इसी में ही वहां पर हिंदी लैंग्वेज का कोर्स एमबीबीएस कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो इसको लेकर के कुछ बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पर बताई गई है कि वो स्टूडेंट्स जो हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर अपने कोर्स को फॉलो करेंगे, उनके लिए किस तरीके से क्लासेज का ऑर्गेनाइज की जाएंगी। उनके लिए क्लासेज जो उनके प्रोफेसर होंगे वो उनको किस तरीके से वो एजुकेशन हिंदी लैंग्वेज में प्रोवाइड करवा पाएंगे। साथ ही साथ वो स्टूडेंट जो हिंदी लैंग्वेज में अपना जो अकेडमिक्स है या अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, बीबीएस का कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के लेकर के क्या प्रोविज़न रहेंगे कि जैसे ही वो पास आउट होंगे तो किस तरीके से उनको जो है वो जॉब प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्योंकि एक देखो, एक बेसिक प्रॉब्लम ये देखी गई जब हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात आ रही थी कि जो एमबीबीएस कोर्स है वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा। तो वो स्टेट्स जहाँ पर हिंदी लैंग्वेज को एक तरीके से नहीं बोला जाता है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज या फिर इंग्लिश को प्रेफरेंस दी जाती है, उन स्टेट्स में इन स्टूडेंट्स के लिए जॉब करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ बेसिक इशू है। अब इसको लेकर के किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि एक एकेडमिक्स को कंप्लीट करवाना और उसके बाद में इसको लेकर के एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो स्टूडेंट्स को कंप्लीट करें, उसका जो भी बेसिक प्रोविजन है, किस किस तरीके से उनके जो भी उनका फ्यूचर है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर हमें डिस्कस करना ही होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर के। आप सभी को पता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इसके ऊपर फोकस किया और रिजल्ट दिया है। 3-2 मेजोरिटी के साथ में इसका रिजल्ट आया है कि जो 10% रिजर्वेशन दिया गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, उसको वैलिड डिक्लेयर किया जाता है। अब यहाँ पर तमिलनाडु के जो सीएम हैं, उन्होंने जो अदर पार्टीज हैं उनके साथ में डिस्कशन करके ये जो भी ईडब्ल्यूएस वर्डिक्ट रहा, इसके खिलाफ में रिव्यू पिटीशन डालने की वो बात कर रहे हैं कि रिव्यू करवाया जाए इस रिजल्ट को। ओके, अब यहाँ पर हम बेसिक डिस्कस करेंगे कि रिव्यू पिटीशन होती क्या है और किस तरीके से इसके प्रोविजन जो हैं वो दिए गए हैं। तो देखो, जो सिविल प्रोसीजर कोड है, एक मिनट, यहाँ देखिए, सिविल प्रोसीजर कोड है और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो अलाउ करते हैं कि रिव्यू पिटीशन जो है वो डाली जा सकती है। अब ये रिव्यू पिटीशन होती क्या है, मान लो कोई जजमेंट आया, अब उस जजमेंट को लेकर के जो लोग हैं वो खुश नहीं है, मतलब जो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व थी या कोई और अदर पर्सन जो इस जजमेंट से खुश नहीं है, तो इसको लेकर के रिव्यू पिटीशन फिर डाली जा सकती है। अब ऐसा नहीं है कि हर जजमेंट आया और उसको लेकर के रिव्यू पिटीशन जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो हर रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता है। रिव्यू पिटीशन को लेकर के भी स्ट्रॉन्ग कुछ होल्ड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पोजीशन होनी चाहिए, तभी जाकर के रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट किया जाता है कि अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर जो है वो डिस्कशन नहीं हो पाया था, और अगर इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन होता है तो रिजल्ट जो है वो वेरी कर सकता है, इसीलिए उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, सबसे पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट। और जो जजमेंट आया है उसके 30 डेज के अंदर जो है वो रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है। हालांकि डिले मतलब 30 डेज से ज़्यादा टाइम हो जाए
तब भी रिव्यू पिटिशन डाली जा सकती है, लेकिन उसको लेकर के ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए कि डिले क्यों हुआ, कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेज होनी चाहिए कि अच्छा इसकी वजह से 30 डेज में रिव्यू पिटिशन नहीं डाली गई। अब इसके अलावा एक होती है क्यूरेटिव पिटिशन। क्यूरेटिव पिटिशन क्या होती है कि अगर रिव्यू पिटिशन को भी खारिज कर दिया जाए, इसको भी डिसमिस कर दिया जाए, तो उसके बाद में पॉइंट आता है क्यूरेटिव पिटिशन का। 2002 में एक केस हुआ था और केस का नाम है रूपा हुर्रा वर्सेज अशोक हुर्रा केस 2002 में। और इस केस में क्यूरेटिव पिटिशन का जो पॉइंट है वो सामने आया था। तो ये हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस किए हैं कि रिव्यू पिटिशन जो है वो किस तरीके से काम करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए साउथ पेज पर, और यहाँ पर जो मेगालिथिक साइट्स हैं उसके बारे में बताया गया है कि तिरुपति एरिया में जो मेगालिथिक बरियल साइट्स हैं उनको लेकर के एक तरीके से नेग्लिजेंस का जो प्रोविजन है वो फॉलो किया जा रहा है, मतलब उनको सिक्योर, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि तिरुपति के पास में लगभग 2500 पुराना जो पिलर्ड डॉल्मेन फाउंड जो है, इस तरीके की स्ट्रक्चर मिली, लेकिन इसको सिक्योर करने के लिए कोई काम नहीं किया गया है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये मेगालिथिक एज जो है वो कब डेवलप हुआ था। तो हिस्ट्री की जो टाइमलाइन है वो आपके क्लियरली ध्यान में होनी चाहिए। आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में 2022 चल रहा है। यहाँ पर है जीरो, जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो जीसस क्राइस्ट के टाइम पीरियड को। जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जो टाइम पीरियड है उसको बोला जाता है बिफोर कॉमन एरा, और बाद के टाइम पीरियड को बोला जाता है कॉमन एरा। तो आप सभी को पता है हिस्ट्री की शुरुआत होती है स्टोन एज के साथ में, और स्टोन एज में हमने डिस्कस किया था कि लगभग 10,000 ईयर्स अगो तक जो है वो स्टोन एज रहा, जिसमें पैलियोलिथिक एज, मिजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। उसके बाद में 2700 बिफोर कॉमन एरा से लगभग 1900 को बिफोर कॉमन एरा तक कौन सा टाइम पीरियड रहा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और उसके बाद में आप सभी को पता है कि 1500 बिफोर कॉमन एरा से वैदिक एज की स्टार्ट हो जाता है। और वैदिक एज में सबसे पहले ऋग्वेदिक एज, और उसके बाद में अगर हम डिस्कस करें तो 1000 BC से क्या स्टार्ट हो जाता है, पोस्ट वैदिक एज स्टार्ट हो जाता है। तो जिस टाइम नर्दर्न एरिया में, हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके नर्दर्न एरिया में जब वैदिक एज स्टार्ट हो रहा था, उसी टाइम हमारा जो सर्दर्न इंडिया है वहाँ पर मेगालिथिक एज की शुरुआत हो रही थी। मेगालिथिक एज का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी स्पेसिफिक जो बरियल साइट्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता था बड़े बड़े स्टोन से। ओके, अब इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि बड़े बड़े स्टोन से कोई स्पेसिफिक कोई क्राइटेरिया या कोई डेवलप की गई है कोई बिल्डिंग, तो उसको आप ये मानो कि वो मेगालिथिक एज का ही है। लेकिन स्पेसिफिक जो बरियल साइट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया जाता था और उसी को बोला जाता है मेगालिथिक एज। तो यहाँ पर पोस्ट वैदिक एज हो गया 1000 BC से। तो देखो जब ऋग्वेदिक एरा स्टार्ट हुआ या वैदिक एज स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म यूज़ की जाती थी जन, और जब ये पोस्ट वैदिक एरा आया तो ये जो जन है वो ही बन गए जनपद। और उसके बाद में लगभग 600 BCE बिफोर कॉमन एरा के टाइम में कुछ जनपद जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश हो पाए, और ऐसे जनपद की संख्या थी 16, और ये बना महाजनपद एज, जिसमें इन 16 महाजनपद ने काफ़ी अच्छे से काम किया। और फिर इन 16 महाजनपद में से एक महाजनपद जिन्होंने पाटलिपुत्र एरिया में अच्छे से अपने आप को सर्वाइव कर पाए, जहाँ पर मौर्यन डायनेस्टी जो है वो एस्टेब्लिश हुई लगभग 300 BCE के टाइम में। और इस तरीके से इन 16 में से भी फिर एक ने बहुत अच्छे से राज्य किया। तो ये हमने डिस्कस किया जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, हमारी हिस्ट्री की टाइमलाइन की, जो आपको बातें पता होनी चाहिए। हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा आपके क्लियर होती है। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 6 जो है क्लास 6 की हिस्ट्री का, और वो चैप्टर अवेलेबल भी है हमारे चैनल पर। आप जाकर के इस मेगालिथिक एज के बारे में और भी जो बेसिक प्रोविजन है उनको डिस्कस कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए। तो देखो G20 मीटिंग को लेकर के यहाँ पर बोला गया है,
हमारे इंडिया में इंडोनेशिया के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने क्लियर बोला है कि G20 मीटिंग में हम चाहते हैं कि सभी कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करें और जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो कोविड के बाद में सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर किया जाता है, तो इकोनॉमिक जो इंगेजमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और भी एनर्जी क्राइसिस, ये जो भी इश्यूज हैं उन सभी के ऊपर फोकस हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए। देखो इंडिया जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो थर्ड मिनिस्ट्रियल नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस जो है उसको ऑर्गेनाइज कर रही है और यहाँ पर लगभग 75 कंट्रीज के जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ पर अटेंड करेंगे इस मीटिंग को। और इसमें देखो इंडिया कुछ टाइम से टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए अपने लेवल पर कोशिश कर रही है, जैसे कि अभी यूनाइटेड नेशन के कुछ स्पेशल मीटिंग जो है उसको भी इंडिया में ऑर्गेनाइज करवाया गया और उसमें टेररिज्म को फोकस करते हुए 26/11 जो अटैक इंडिया में मुंबई पर हुआ था उसके जो भी अवशेष हैं, रिमेन्स है, जो भी उसको लेकर के इंपॉर्टेंट स्टेच्यूज हैं वो सब दिखाए गए ताकि वर्ल्ड लेवल पर इस चीज़ को लेकर के ध्यान में रखा जाए कि टेररिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। टेररिज्म से किसी एक कंट्री को इफेक्ट नहीं करता, एक ग्लोबली लेवल पर सभी कंट्रीज़ को इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए फिर से इंडिया अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और इसमें फोकस किया जाएगा कि सभी लेवल पर जो टेररिज्म है उसको ख़त्म किया जाए और किसी भी तरीके से कोई भी कंट्री जो प्रमोट करती है उसको लेकर के भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, सॉरी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर और यहाँ पर जो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने आसियान की जो समिट हुई उसके साथ में कुछ डिस्कशन किया है और इस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर यूएस ने कुछ प्रॉमिस किए हैं कि आसियान जो ग्रुप है, आप सभी को पता है 10 कंट्रीज आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर हैं। म्यांमार जहां पर लास्ट अगर हम बात करें तो 2021 से वहाँ पर 1 Feb 2021 सबसे वहाँ पर जो है वो मिलिट्री रूल लगा हुआ है, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर डिस्कशन किया गया। साथ ही साथ में आसियान कंट्री जो हैं उनके प्रमोशन के लिए उनके साथ में यूएस ने प्रॉमिस किया है कि जो भी रिलेशन, ट्रेड रिलेशन जो है वो हम अपने लेवल पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल साइंस पेज पर। तो देखो यहाँ पर एक स्टडी सामने आई है कि आप सभी को पता है कि कैंसर जो है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर क्रिस्पर जो टेक्नोलॉजी है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलियंड्रोमिक रिपीट्स टेक्नोलॉजी। ये जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है इसमें पहले क्या फोकस किया जाता था कि मान लो हमारी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट, कोई ऐसी सेल जो है जो गलत तरीके से हमें इफेक्ट कर रही हैं, तो उनको यहाँ पर एक तरीके से काट करके निकाल लिया जाता था ताकि उसके इफेक्ट जो है वो ना देखने को मिले इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बेसिस पर। लेकिन यहाँ पर एक नई स्टडी सामने आई है कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडिट करने के लिए है नहीं है, इनपुट करने के लिए भी है कि काट करके कुछ एक्स्ट्रा जीन्स, कुछ एक्स्ट्रा सेल जो है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग हो वो इन्वॉल्व की जाए ह्यूमन बॉडी में ताकि जो कैंसर से राहत है वो हमें मिल सके और कैंसर से ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो सके। तो यहाँ पर बताया गया है कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो है उसमें कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं ऑन इम्यून सेल्स और ये क्या करती हैं, ये इम्यून सेल्स जो है वो हमारी कैंसर सेल को रिकॉग्नाइज करती है और जो नॉर्मल सेल है उनसे उनको डिफ्रेंशिएट करती है। ओके, और ये सारा जो प्रोसीजर है जो डिटेक्ट करने का और उनको डिफरेंट करने का, ये सारा प्रोसीजर एवरी पेशेंट में डिफरेंट होता है। सो फाइंडिंग एन एफिशिएंट वे टू आइसोलेट कैंसर सेल एंड इंसर्ट देम बैक इनटू इम्यून सेल टू जनरेट ए पर्सनलाइज्ड सेल थेरेपी टू ट्रीट कैंसर इज ए की टू मेकिंग द अप्रोच feasible on a large scale. The researchers found an efficient way to isolate these immune receptors from the patient own blood.
After isolation, the immune receptors are used to redirect immune cells to reorganize cancer using the CRISPR gene editing। मतलब पहले ही वो प्रोसीजर जिसके तहत जो है जो सेल्स जो काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, कैंसर सेल्स हैं, उनको अलग करना, उनको एडिट करके बाहर निकालना और उनको एक तरीके से आइसोलेट करने इस करके स्ट्रॉन्ग करना और फिर क्रिस्पर जीन एडिटिंग का यूज़ करते हुए वो जो कैंसर सेल्स हैं उनको रिप्लेस करना कुछ अदर सेल्स से, ताकि काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प है वो मिल सके। तो यहाँ पर इस तरीके की स्टडी सामने आई है कि किस तरीके से कैंसर को ट्रीट और क्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इशू है, टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसी का यहाँ पर कुछ डाटा सामने आए हैं कि ग्रीनलैंड जो है वहाँ पर आइस जो है उसके बारे में अगर हम देखें तो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा संख्या में वहाँ पर आइस जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आइस का लेवल डिक्रीज होगा, वो लगभग 2100 तक 15.5 जो है वो सी लेवल इसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा। अब सी लेवल इंक्रीज होगा तो कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग इससे इफेक्ट होंगे, वो वहाँ से रिमूव होके अदर इंटरनल जो एरिया है वहाँ पर एक्सटेंड करेंगे अपने आप को, जिसकी वजह से जो डेंसिटी है पर एरिया वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। रिसोर्सेज के लिए जो कंपटीशन है वो उस एरिया में और ज़्यादा इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि देखो भाई, एक न्यू एनालिसिस हुआ है, एक नई स्टडी हुआ है कि 2005 से अगर हम देखें तो लैंड और सी एरिया जो है वहाँ पर जो यूज़ किया जा रहा है जिस तरीके से, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। और इसमें बताया गया है कि एंथ्रोपोजेनिक तरीके से मतलब ह्यूमन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है लैंड एरिया एंड सी एरिया को। यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने इम्पोर्टेंट फोकस किया है ग्राउंड वाटर लेवल के ऊपर। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जब भी हम कहीं घर बनाते हैं तो स्पेसिफिक इस बात के ऊपर फोकस करते हैं कि वहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल कितना है। ग्राउंड वाटर लेवल क्या होता है? द वाटर टेबल डिफाइंस द डेप्थ एट विच क्रैक्स एंड पोर्स इन रॉक्स आर सेचुरेटेड विद वाटर। कि क्रैक्स और पोर्स के थ्रू जो वाटर जाता है वो जाकर के जो कहाँ पर स्टोर हो पाता है किसी एरिया में, उसके बेसिस पर उसको वाटर टेबल के नाम दिया जाता है। ओके, सॉरी। तो यहाँ पर बताया गया है कि देखो बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें कि ग्राउंड वाटर जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो जितना वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसका 90% पार्ट जो है वो इरिगेशन में चला जाता है और 6 पार्ट जो है, रेस्ट पार्ट जो है वो टाउन्स और विलेजेस में यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक यूज़ के लिए और अदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ के लिए। तो यहाँ पर ये बोलना है राइटर का कि हम वाटर टेबल को क्या कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं सिक्योर, लेकिन हमें करना होगा वाटर हार्वेस्टिंग। और वाटर हार्वेस्टिंग अगर हमने किया तो इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी बताए गए हैं और एग्जाम्पल के थ्रू ये शो किया गया है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से जैसे हरियाणा और पंजाब काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ, क्योंकि वहाँ के जो फार्मर्स हैं उन्होंने फोकस किया ग्राउंड वाटर लेवल के ऊपर, फिर उसको रिप्लेस करते हुए जो भी वहाँ पर कैनाल सिस्टम है उसको ऑर्गेनाइज किया गया, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो पाया है, नहीं तो वर्सन कंडीशन वहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सारे बेसिक लेवल हैं जिसके बेसिस पर यहाँ पर बताया गया है कि वाटर लेवल को सिक्योर किया जा सकता है, इंश्योर किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है FAQ पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो कोविड वैक्सीन को लेकर के बताया गया है। द ग्लोबल डैशबोर्ड फॉर वैक्सीन इक्विटी, ए जॉइंट एफर्ट बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल लैंग्वेज में आप इस तरीके से समझो कि कोविड हुआ, कोविड के बाद में वैक्सीन बनी, वैक्सीन बनी तो यहाँ पर कुछ डाटा रखे गए हैं कि अगर हम हाई इनकम कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करें, वहाँ के डाटाज को व्यू करें, तो 4% में से 3% ऐसे हैं जिनको वैक्सीन मिल गई है। लेकिन लो इनकम कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ 4% में से 1% जो है उसको वैक्सीन अवेलेबल हो पाई है, और मैक्सिमम जो है वो 1 डोज ऑफ वैक्सीन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें क्लियरली बोला गया है कि UNDP और WHO ने मिलकर के एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है ताकि जो लो इनकम कंट्रीज़ है वहाँ पर इंश्योर किया जा सके कोविड वैक्सीन की अवेलेबिलिटी।
तो अगर हम बात करें तो कोविड हुआ, वैक्सीन बना तो जो रिच कंट्रीज हैं उनके पास रिसोर्सेज भी थे, मनी भी थे, टेक्नोलॉजी भी थी, उन्होंने वैक्सीन प्रिपेयर करवा ली। लेकिन जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनके पास में ना मनी है, ना टेक्नोलॉजी है, ना अदर इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं जिनका यूज़ करके वो वैक्सीन बना सके, जिसकी वजह से लो इनकम कंट्रीज में अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई और उसकी वजह से वहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आर्टिकल में बोला गया है कि देखो, कोविड एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अगर 1% भी छूटता है और वो इफेक्ट होता है कोविड वायरस से, तो वो कंप्लीट लोगों को इफेक्ट कर सकता है। तो इससे हमें एलिमिनेट अगर होना है तो हमें सभी लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करनी होगी, तभी जा करके इसको हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर बताए गए हैं अदर इनिशिएटिव के बारे में, जैसे कोवैक्स इनिशिएटिव है उसकी यहाँ पर बात की गई है कि किस तरीके से अदर कंट्रीज को कोविड वैक्सीन डिलीवरी पार्टनरशिप प्रोग्राम है, ए कलेक्टिव इंटरनेशनल एफर्ट विद वन कंट्री टीम, वन प्लान एंड वन बजट विच वार लॉन्च्ड बाय WHO, यूनिसेफ एंड गवी एंड द वर्ल्ड बैंक टू इंटेंसिफाई कंट्री रेडीनेस एंड डिलीवरी सपोर्ट। किस लिए बनाया गया था? ताकि कोविड की जो वैक्सीन है उनकी डिलीवरी करवाई जा सके ऐसे एरियाज में जहां पर अवेलेबल नहीं है। तो एक कलेक्टिव प्रोग्राम था जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने लेवल पर इनपुट दिया था। तो ये हमने डिस्कस किया कि कोविड की वैक्सीन कैसे अवेलेबल है नहीं और क्यों हमें अवेलेबल करवाई जानी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, अभी स्कोप की 27 मीटिंग जो चल रही है इजिप्ट में, उसी को लेकर के यहाँ पर बात की गई है कि 105 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्यों फोकस किया जाता है। सभी जो कंट्रीज हैं वो क्यों बात कर रहे हैं कि 105 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि लगभग इतना टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट हो चुका है, एक तरीके से इंक्रीज हो चुका है। तो इसकी वजह से जो इफेक्ट है, जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हमने इस तरीके से यहाँ तक भी एमिशन को अगर हम सिक्योर कर पाए तो एक सस्टेनेबल लाइफ जो है या एक एंश्योर लाइफ जो है वो हम देख सकते हैं। लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था, उसमें जो COP27 के नाम से, COP21 के नाम से हम जिसको जानते हैं, तो उसमें जो भी डिस्कशन हुआ, जो भी रिजल्ट निकल करके आया, जो भी उसमें अलग अलग कंट्रीज ने अपने जो टारगेट डिसाइड किए थे, अगर उनके अकॉर्डिंग हमने 2030 तक एमिशन को रिड्यूस किया तो तब भी जाकर के जो टेम्परेचर है वो 1.8 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाएगा। तो कोप की जो मीटिंग होती है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, बार बार बोला जाता है कि वहाँ बातें ज़्यादा होती हैं और रिजल्ट जो है वो ग्राउंड लेवल पर कम देखने को मिलता है। तो रिजल्ट ये होना चाहिए कि जो भी डिस्कशन हो उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, तभी जाकर के टेम्परेचर रुक पाएगा। नहीं तो यहाँ पर बताया गया है कि जिस तरीके से IPCC की रिपोर्ट और जो अदर इम्पोर्टेंट स्टडी सामने आ रही हैं उसके बेसिस पर ये बोला जाता है कि जो भी इस तरीके से एमिशन अगर होता रहा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आने वाले टाइम में जो आइस एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होगा, और अगर आइस एरिया डिक्रीज होगा तो सी लेवल इंक्रीज होगा, सी लेवल इंक्रीज होगा तो अदर इश्यूज देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की भी यहाँ पर बात की गई है। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे कि बहुत ज़्यादा जो वाइल्ड फायरिंग है उसके इशू, जैसे पाकिस्तान में अभी फ्लड देखने को मिली, साथ ही साथ और भी अदर इशू अगर हम बात करें जैसे ड्रोट, इंटेंसिफाई जो भी वेदर इवेंट्स है, जैसे कि इंटेंसिफाई रेनफॉल हो गई, इंटेंसिफाई टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इंटेंसिफाई जो है वो क्या देखने को मिल रही गई, कोल्ड देखने को मिल गई। तो ये सारे इशू हो रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। तो हमें फोकस करना होगा और जो नेगोशिएशन है COP27 में उन सभी का जो रिजल्ट निकल करके आता है उसके ऊपर हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। तो COP27 में तो फोकस किया जा रहा है कि जो लो इनकम कंट्रीज हैं वहाँ पर फंड अवेलेबल नहीं है, तो डेवलप्ड कंट्रीज ने जो 2009 में कोपेनहेगन प्रोग्राम के टाइम में, कोपेनहेगन मीटिंग के टाइम में जो डिस्कशन किया था $100 बिलियन हम सपोर्ट करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। अभी चल रहा है 2022, तो टारगेट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए और वो अवेलेबल भी होना चाहिए लो इनकम कंट्रीज एंड पुअर कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो टेक्नोलॉजी को इंश्योर कर सकें और जो भी इशू हैं उनको सॉल्व कर सकें।
नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में है। तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है उसके बारे में बात की गई है। आप सभी को पता है कि 3 जजेस जो है उन्होंने यहाँ पर सपोर्ट किया था इस वर्डिक्ट के बारे में, और 2 जजेस जो है उन्होंने अपोज किया था। तो यहाँ पर बात की गई है अपोजिशन की कि अपोज क्यों किया गया। तो उन्होंने बताया कि अपोजिशन का बेसिक पॉइंट ये है कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वायलेट करता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज को रिजर्वेशन देने की बात की गई है, और यहाँ पर तो इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन दिया गया है। तो जो जजेस सपोर्ट में थे उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोला कि देखो रिजर्वेशन का मतलब ये होता है, रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, मतलब हमारी सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं है, तो इक्वलिटी लाने का एक वेपन है जिसको यूज़ किया जाता है। और हमारी सोसाइटी में जो जनरल कैटेगरी है वहाँ पर भी कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ थी जिनको रिजर्वेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला था। आर्टिकल 15 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 एजुकेशन, इन सभी में उनका जो भी इशू है वो देखने को मिल रहा था। तो इसी की बेसिस पर रिजर्वेशन दिया गया है। इंदिरा साहनी केस में एक बात बोली गई कि जो रिजर्वेशन है SC ST के अलावा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बेसिस पर होगा, इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन दिया गया है। तो एक तरीके से जो अपोज में जो राइटर थे उनका ये बोलना है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लेकर के कोई प्रोविजन फिक्स नहीं किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ये टाइम के साथ में जो केसेज हुए उसमें इवोल्व हुआ। और आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जो था, कौन सा एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें बेसिक प्रोविजन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सामने आया था। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लेकर के कोई क्लियरली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें नहीं बोला गया है कि अच्छा ये है बेसिक स्ट्रक्चर है। समय के साथ में जैसे जैसे केस हुए और जैसे जैसे ये लगा कि अच्छा ये बेसिक स्ट्रक्चर है, वो इनपुट होते गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एक लिस्ट है और टाइम के साथ में और भी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। ओके, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो टाइम के साथ में इवोल्व होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो पॉइंट है इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिस्कशन करके और इस इशू को सॉल्व करने की जरूरत है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन सभी को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे अदर इनिशिएटिव जैसे कि डेली करंट अफेयर्स और डेली क्विज जो है वो आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इन दोनों वीडियोज़ को व्यू कर सकते हो। जो भी आपका करंट अफेयर है उसको आप एक तरीके से डिटेल फॉर्म में भी यहाँ पर डेली जो डिस्कशन होता है करंट अफेयर्स का उसमें भी इसको डिस्कस करोगे, और क्विज फॉर्मेट में कि किस तरीके से उन क्वेश्चन को लेकर के, उन पॉइंट्स को लेकर के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाई जाती है। ये सब कुछ आप भी आकर के व्यू कर सकते हो। ओके, थैंक यू।